नमस्कार बच्चों। इस लॉकडाउन में सुरक्षित रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन एहतियात आपको अभी भी रखना है। सामाजिक दूरी अभी भी बनाए रखनी है। 9वीं और 10वीं की दूरदर्शन पे कक्षाओं की सफलता के बाद हम लोग अब आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं 6ठी से 8वीं के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और 11वीं 12वीं के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक दूरदर्शन पर कक्षाएं चलेंगी। इन्हीं कक्षाओं का रिपीट टेलीकास्ट आफ्टरनून में 3 बजे से 4 बजे तक और फिर 4 से 5 होगा। आप सभी दूरदर्शन पर प्रसारित इन शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखकर इसका लाभ उठाएं। शनिवार के दिन सेफ सैटरडे के कार्यक्रम आपको दिखाए जाएंगे ताकि आप सुरक्षित रहने के गुर पूर्व की भांति सीख सकें। रविवार को आपके लिए कुछ रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आधार पर होंगे। आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में रहें और हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से सीखते रहें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हमें पता है आप सब अभी के समय में अपने विद्यालय को बहुत मिस कर रहे होंगे। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से हम आपके पास आपके विद्यालय को ही लेकर आए हैं, जिसमें आपकी कक्षा भी लगेगी तथा आप सबको अपने पाठ्यक्रम के अलग अलग चैप्टर्स के पाठ को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के अंतर्गत आप अपने कक्षाओं को खूब एंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ आपको रोचक कहानियां भी देखने को मिलेंगी। तो बस हो जाइए तैयार। और हाँ, आपको अपने पास अपनी कॉपी और कलम अवश्य रखना है और अपने अध्याय से संबंधित आवश्यक बिंदुओं को नोट भी करते जाना है तथा यदि कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो तो उसे भी नोट करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में सबसे पहले कक्षा 6 के विज्ञान के बहुत ही रोचक पाठ भोजन सभी के लिए से शुरुआत करेंगे। तत्पश्चात वर्ग 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 1 जल की उपयोगिता तथा संरक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बहुत ही प्रेरक कहानी कोमल के बारे में जानेंगे और आखिरी में कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ दहन और ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। आज हम इस अध्याय का पहला भाग करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पहले भाग में हम क्या जानने। इस भाग में हम जानेंगे खाद्य पदार्थ के बारे में और हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आखिर खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं और इनसे लाभ क्या होता है। दरअसल ये जो सवाल है, ये सभी सवाल के जवाब इस अध्याय के आखिरी तक आपको समझ आ जाएंगे। फिर भी इसे थोड़ा समझने के लिए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाना खाया है। तो जो खाना उन्होंने खाया होगा वो आप लिखेंगे दाईं तरफ और उनका नाम आप लिखेंगे बाईं तरफ। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि आपको जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सूची बनानी है, जिसमें एक तरफ खाद्य पदार्थ होंगे, जैसे कि हो सकता है आपके दोस्त ने रोटी खाई हो या फिर रोटी के साथ कुछ तो होगा, सब्जी होगी या दाल होगी, हो सकता है वो चावल लेके आए हो। तो एक तरफ वो लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उसे बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या लगती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, रोटी को बनाने के लिए आटा लगता है और जल लगता है। वहीं दाल की बात करें तो दाल के लिए क्या लगता है? दाल के लिए एक तो कच्ची दाल चाहिए, साथ में जल चाहिए
उसमें नमक भी डालना पड़ता है, तेल भी लगता है, घी भी डलते हैं और मसाले भी डलते हैं क्योंकि दाल अच्छी बनानी है। अब चावल की बात करें तो उसमें सिर्फ कच्चे चावल और जल से काम चल जाता है क्योंकि चावल को तो सिर्फ उबालना होता है। तो ये एक काम है जो आप कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। पर इसे करने का फ़ायदा क्या है? इससे हमें पता क्या चल रहा है? दरअसल इससे हमें पता चल रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अलग-अलग सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं चावल का। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होता है और साथ में जल चाहिए होता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियां चाहिए होती हैं। पहले उन्हें काटते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, उसमें हमें मसाले भी डालने होते हैं, लाल मिर्च मसाला, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि, और उसके अंदर हम तेल डालते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास एक स्वादिष्ट सी सब्जी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसके बाद क्या करना है? खाद्य पदार्थ तो हमें पता चल गया कि अलग-अलग तरीके से बनते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इनके जो स्रोत होते हैं वो भी बहुत भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जो दाल है और जो चावल है वो हमें पौधों से मिलते हैं। दरअसल हमारे खाद्य पदार्थ की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें पौधों से ही मिलती हैं, परंतु सब पौधों से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए अगर हम शहद की बात करें तो शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अब जो मधुमक्खियां हैं वो शहद कैसे बनाती हैं? दरअसल जो मधुमक्खियां हैं वो शहद को फूलों के रस से बनाती हैं। वो फूलों का रस लेकर आती हैं और उनका छत्ते में भंडारण करती हैं और उससे हमें मिलता है स्वादिष्ट मीठा शहद। इसके अलावा अगर हम उदाहरण लें तो हम एक और उदाहरण ले सकते हैं दूध का। दूध हमें गाय से मिलता है, पौधों से नहीं मिलता। वहीं अंडे की बात करें तो अंडे हमें मुर्गियों से मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम मांस की बात करें तो मांस हमें हो सकता है बकरी से मिले, या फिर हम मुर्गों से भी मांस ले सकते हैं, या कुछ लोग तो खरगोश को भी खाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं जंतुओं के भोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं? अब इसका क्या मतलब है? दरअसल खाद्य पदार्थ तो अलग अलग होते हैं, परंतु जितने भी जीव जंतु हैं वो एक ही तरीके के खाद्य पदार्थ नहीं खाते। उदाहरण के लिए हम हिरन की बात करें तो वो घास खाती है। वहीं अगर हम शेर की बात करें तो शेर घास नहीं खाता, वो खरगोश को खाता है या ऐसे ही किसी छोटे जीव जंतु को खाता है। अब कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं। इसका मतलब कि वो पौधों को भी खाते हैं और वहीं मांस मछली को भी खाते हैं। उदाहरण के लिए एक कुत्ता, ये घर में जो खाना बनता है उन्हें भी खाता है, वहीं पर जो चिकन होता है यानी कि मांस, ये उसे भी खाता है। तो ये था हमारा पहला भाग। चलिए जान लेते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जहाँ पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न चीज़ों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हमने जाना खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, जहाँ पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, मधुमक्खी से भी मिलते हैं इत्यादि। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जंतु के बारे में कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और उसके साथ ही हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में। धन्यवाद। सब्जी बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? ए. मसाले, बी. पानी, सी. नमक या डी. उपर्युक्त सभी? सही जवाब डी. उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी वस्तु खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आती है? ए. जल,
बी प्लास्टिक, सी सब्जी या डी लकड़ी। और सही जवाब सी सब्जी। खाद्य पदार्थ किन स्रोतों से प्राप्त होता है? ए जंतु, बी पौधे, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी उपर्युक्त दोनों। मधुमक्खियां मधु का भंडारण कहाँ करती हैं? ए छत्ते में, बी घर में, सी जल में या डी खेतों में। सही जवाब है ए छत्ते में। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? ए फूलों के रस से, बी पत्तों से, सी फलों से या डी चावल से। सही जवाब ए फूलों के रस से। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतु के बारे में, जहां हम जानेंगे कि जंतु आखिर क्या खाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं और हम किस पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। पर चलिए एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? इस प्रश्न को हमने आखिरी जो वीडियो थी उसमें भी देखा था और हमने जाना था कि सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, परंतु कैसे? चलिए उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी किसी शेर को घास खाते हुए देखा है? अब शेर गली में तो घूमते नहीं, तो हमने नहीं ही देखा होगा, परंतु हम जानते हैं कि शेर घास नहीं खाते। तो घास आखिर कौन खाता है? घास को तो गाय खाती है, शेर थोड़ी खाता है। तो अब हमें ये पता चला है कि जो शेर है वो घास नहीं खाता, परंतु शेर मांस को खाता है और गाय मांस नहीं खाती, वो घास खाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जंतु हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो इससे जंतु अलग अलग तरीके के भाग में बांटे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय और खरगोश। इसके बाद बात आती है मांसाहारी जीव की। मांसाहारी जीव वो जंतु होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खा सकते। उदाहरण के लिए शेर और बाघ। अब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पौधों को भी खा सकते हैं और जीवों को भी खा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे किसी जीव के बारे में? जरा सोचिए। ऐसे जो जीव होते हैं जो मांस को भी खाएं और पौधों को भी खाएं, इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जीव। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम खुद, यानी कि मनुष्य, क्योंकि हम पौधों को भी खा सकते हैं और मांस मछली को भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर उदाहरण ले तो हम कह सकते हैं कौवा भी एक सर्वाहारी जीव है। उसके अलावा अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो भी सर्वाहारी जीव में ही आते हैं। चौथी तरह के जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है कीटभक्षी जीव। ये कुछ जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और इन्हें कहा जाता है कीटभक्षी। इनके उदाहरण हैं मेंढक और छिपकली। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये सिर्फ उन्हें खाया करते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर जो जीव होते हैं वो कितने तरीकों के भोजन को खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पौधों के बारे में। तो आखिर हम पौधों की बात क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। दरअसल जो मांस और अंडे होते हैं ये हम उतना ज़्यादा नहीं खाते। अगर आप भी देखेंगे तो घर में मांस और अंडे उतने ज़्यादा नहीं बनाए जाते जितना पौधे बनाए जाते हैं। घर में हमेशा सब्जियां बनती हैं, साग बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है
अगर हम बात करें मांस मछली से, तो अब पौधों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न ये है कि पौधों के कौन कौन से भाग खाए जा सकते हैं। अब ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पौधों में होते कौन कौन से भाग हैं। तो पौधों में एक तो पत्तियां होती हैं, दूसरा पौधों का तना होता है, पौधों में फूल भी होता है, और कलियां होती हैं और जड़ें होती हैं। और अगर हम किसी और पौधे की बात करें जो थोड़ा बड़ा हो, तो वहां पर पौधों में फल भी होते हैं। तो ये तो हैं पौधों के भाग। चलिए जानते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। हम आमतौर पर किसी पौधों के सभी भागों को नहीं खाते। हम किसी के पत्ते खाते हैं, तो किसी का तना, किसी पौधे का फल खाते हैं, तो किसी पौधे की जड़ को खाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। पालक की बात करें तो हम पालक के पत्तियों को खाते हैं। वहीं अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने की पत्तियां खाने लायक नहीं होती, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। गन्ने का हम तना खाते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चने, गेहूं और मक्के की, तो हम इनके बीज को खाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गाजर और अदरक जैसे जो पौधे हैं उनकी, तो इनके हम जड़ों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक भागों को खा सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पौधे के बारे में सोच सकते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के हम बीजों का तेल बनाते हैं, जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम सरसों की पत्तियों की बात करें तो इसका साग भी बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और हमने जाना कि भोजन के रूप में पौधों के भाग। धन्यवाद। ऐसे जंतु जो पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए. मांसाहारी, बी. शाकाहारी, सी. सर्वाहारी या डी. उपर्युक्त सभी। सही जवाब है बी. शाकाहारी। जो पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए. कीटभक्षी, बी. सर्वाहारी, सी. मांसाहारी या डी. शाकाहारी। सही जवाब बी. सर्वाहारी। मेढक किन श्रेणी में आता है? ए. कीटभक्षी, बी. सर्वाहारी, सी. मांसाहारी या डी. शाकाहारी। सही जवाब है ए. कीटभक्षी। चना, गेहूं, मक्का को हम किस रूप में खाते हैं? ए. बीज, बी. तना, सी. जड़ या डी. पत्तियां। सही जवाब ए. बीज। किस पौधे के जड़ को हम सभी खाने में उपयोग करते हैं? ए. पालक, बी. मक्का, सी. गाजर या डी. सेब। सही जवाब है सी. गाजर। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें।
अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है जल। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे जल की आवश्यकताओं के बारे में कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, और जल की उपलब्धता, जल की अवस्थाएं, हमारे आसपास जल किन अवस्थाओं में मौजूद है, और जल चक्र के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको जल की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? अच्छा ये बताइए, जब आप खेल कर आते हैं और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है तो आप क्या मांगते हैं? सही कहा, पानी। पानी सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमारी प्यास किससे बुझती है? पानी से बुझती है। और जब कभी आपने सूखे पेड़ पौधों को देखा है, वे क्यों सूख जाते हैं? हाँ, पानी ना देने के कारण वह सूख जाते हैं। तो इससे आपको यह भी पता चल गया होगा कि पानी या फिर जल पौधों के लिए भी कितना। पर बच्चों, दिन ब दिन धरती पर जल की मात्रा कम होती जा रही है। आप समाचार पत्र, टीवी या फिर रेडियो पर जल संकट के बारे में चर्चा सुनते ही रहते होंगे कि जल किस प्रकार कम होता चला जा रहा है धरती पर से। और आपने अपने गली या मोहल्ले में जल के लिए लोगों को लड़ते हुए भी देखा होगा, और लंबी लंबी कतारें भी देखी होंगी जो कि सिर्फ जल के लिए लगी होती हैं। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जल कितना कम हो रहा है और जल की समस्या कितनी बड़ी है। आपने अपने आसपास ये भी देखा होगा कि जल के संकट को लेकर लोग आए दिन धरने और प्रदर्शन द्वारा अपना विरोध दिखाते हैं, क्योंकि हम जल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी के जीवन में जल की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि मनुष्य के जीवन में जल की आवश्यकता भोजन पकाने के लिए होती है, नहाने के लिए होती है। हम इसका उपयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, सफाई करने के लिए, घर की, अपनी और कृषि कार्यों के लिए भी करते हैं, और कुछ हम औद्योगिक कार्यों के लिए भी करते हैं। इसके अलावा पौधों को भी जल की आवश्यकता पड़ती है। आप सबको पता तो होगा कि पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं और इसके लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के बिना वह अपना भोजन नहीं बना सकते। और हमारे और पौधों की तरह ही अन्य जीव जंतु पानी का उपयोग पीने के लिए और नहाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल गया है कि हम सभी के जीवन में, यानी मनुष्य के जीवन में, पौधों के जीवन में और अन्य जीव जंतुओं के जीवन में पानी की कितनी आवश्यकता है, कितना महत्व है। और जल के इस महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित कर दिया था। और इसी साल से हर साल
22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, जब भी आप तो उसमें ज्यादातर भाग आपको नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह नीली प्रतीत होती है। और जब भी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वह नीली प्रतीत होती है। और नीली वह इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है। 3/4 भाग हमारा जल से घिरा हुआ है। अब मैं जानती हूँ आप सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, जब हमारी पृथ्वी पर इतना सारा जल मौजूद है तो फिर जब हम जल की बात करते हैं तो हम यही बात क्यों करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है? ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है वह अधिकांश मात्रा में यानी कि 97% जो जल हमारे पास उपलब्ध है वह समुद्र और महासागरों में है। पर समुद्र और महासागरों में खारा जल है क्योंकि समुद्र और महासागरों में लवण घुले हुए हैं, जिस कारण वह जल खारा है। और बाकी बचा जो 2% जल है वह हिम शिखर या हिम टोपियों के रूप में ध्रुवों पर जमा हुआ है बर्फ के रूप में। और 1% जल, सिर्फ 1% जल हमारे पास पेयजल के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि इस वजह से हमें हमेशा जल संकट के बारे में चर्चा करनी पड़ती है और उसके लिए इतना सोचना पड़ता है कि हम जल का उपयोग किस प्रकार करें। आप ये भी जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज हमारी जनसंख्या में और लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो वैज्ञानिक हैं वह ये भी कहते हैं कि भविष्य में शुद्ध पीने का जल नहीं होगा और उसकी कमी अत्यधिक बढ़ने की उम्मीद है। और विश्व में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में भी कमी आ रही है। यह माना जा रहा है कि 2050 तक यह घटकर 1140 घन मीटर प्रति वर्ष रह जाएगी। तो बच्चों, अब आप जानते हैं कि ये जल संकट की समस्या कितनी बड़ी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जल हमारे आसपास किन अवस्थाओं में मौजूद होता है। जल 3 अवस्थाओं में हमारे आसपास मौजूद होता है। पहला है ठोस। ठोस का उदाहरण है बर्फ। बर्फ ठोस होती है और जब बर्फ पिघलती है तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है और यह जल की दूसरी अवस्था है जिसमें वह द्रव्य रूप में देखा जाता है। और जब हम इस द्रव्य को यानी कि जल को गर्म करते हैं तो यह अधिक गर्म होने पर द्रव्य अवस्था से गैस की अवस्था में चला जाता है और यही अवस्था इसकी तीसरी अवस्था होती है। तो बच्चों, हमारे जल की 3 अवस्थाएं, एक ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। और आप बता सकते हैं कि ये जो जल है हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार आता है और किस प्रकार वायुमंडल में जाता है। जल चक्र के द्वारा जल पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर आवागमन करता है। तो बच्चों, आप ये बता सकते हैं कि जो जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी इतनी आवश्यकता है हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए, हम उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं? इसका उत्तर आप अगली कक्षा में ढूंढ कर लाइएगा।
और मैं भी आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा जल की आवश्यकताओं के बारे में, जल की उपलब्धता के बारे में और जल की किन अवस्था मौजूद होता है तथा जल चक्र के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में, भौम जल स्तर के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में और पौधों पर जल की कमी के प्रभाव के बारे में। धन्यवाद बच्चों। आवश्यक है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है कोमल। कोमल 8 साल की एक बच्ची है जिसका उसके पिता के दोस्त द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की कोशिश की जाती है। चाइल्ड लाइन दीदी की बदौलत उसकी काउंसलिंग की जाती है तथा यह भी सिखाया जाता है कि हम सभी अपने को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अपनी जागरूकता से हम अपने पर किसी के द्वारा गुड टच और बैड टच को भी समझ सकते हैं। आइए इस प्रेरक कहानी को हम सभी देखें, सीखें और सदैव इन बातों को ध्यान में भी रखें। कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार, मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे कुमार, पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाओ, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ।
ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है।
वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। चलिए जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन क्या होता है। उसके बाद हम दहन के प्रकार देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं। उसके बाद हम ईंधन की परिभाषा और उसकी दक्षता को विस्तार में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि दहन क्या है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसके जलने के दौरान प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। वैसे ही कोयला भी जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे दहन कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में ऊष्मा और प्रकाश की जरूरत पड़ती है और ईंधनों को जलाने से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। हम अक्सर घरों में, उद्योगों में और वाहनों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। कुछ जाने पहचाने ईंधन है कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि। हम सभी ने कोयले और मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, परंतु इन दोनों के दहन में अंतर क्या है या इन दोनों के जलने में अंतर क्या है? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के जलता है। यही अंतर है। दहन को समझने के बाद हम पदार्थों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला भाग है अदाह्य पदार्थ, यानी जिनका दहन नहीं हो सकता। इसके उदाहरण है लोहा, पत्थर आदि। दूसरे है दाह्य पदार्थ, यानी जिनका दहन हो सकता है। इसके उदाहरण है मोमबत्ती, कोयला आदि। अब क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? चलिए इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मोमबत्ती को जलाइए और उसे चिमनी से इस प्रकार ढकिए कि उसमें वायु अंदर जा सके।
उसके बाद आप पाएंगे कि मोमबत्ती तो जल रही है। अब उस मोमबत्ती के ऊपर एक लकड़ी का गुटका रख दीजिए ताकि वायु का अंदर जाना बंद हो जाए। अब आप देखेंगे कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के गुटके को रखने से वायु का यानी ऑक्सीजन का चिमनी के अंदर जाना बंद हो गया। तो उसे थोड़ी देर क्यों लगी बुझने में? क्योंकि चिमनी के अंदर जो कैद ऑक्सीजन था उससे खत्म होने में वक्त लगा। तो इससे सीख मिलती है कि दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। चलिए अब हम एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम ताप यानी मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ का। तो एक दाह्य पदार्थ के दहन के लिए उसके ज्वलन ताप से अधिक ताप देना जरूरी है, यानी उसके ज्वलन ताप के नीचे के तापमान पर वह नहीं जलेगा। तो लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक होता है और सोडियम का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कमरे के ताप पर लकड़ी नहीं जलती पर सोडियम आग पकड़ लेता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफी कम होता है और वो सरलता से आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम ज्वलनशील या अंग्रेजी में फ्लेमेबल कहते हैं। अब पोटेशियम ले लीजिए, उसे हम जैसे ही मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तो वो कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। तो पोटेशियम एक ज्वलनशील पदार्थ है। वैसे ही अन्य उदाहरण है पेट्रोल, गैस आदि। तो यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जिसमें आग लग गई हो तो आप तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो आग उत्पन्न करने के लिए हमें ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। तो इनमें से किसी को भी हटाकर हम आग को नियंत्रण में ला सकते हैं। चलिए अब हम दहन के प्रकारों की चर्चा करते हैं। दहन के 3 प्रकार हैं। पहला है तीव्र दहन। यह साधारण दहन है जो हम रोज देखते हैं, जैसे स्टोव की घुड़ी घुमाते ही गैस जलने लगती है, यह तीव्र दहन है। दूसरा है स्वतः दहन। तो पहले हमने पोटेशियम की बात की, वह उदाहरण है स्वतः दहन का। स्वतः दहन में क्या होता है कि एक पदार्थ अचानक से जल उठता है। तो सोडियम भी कमरे के तापमान पर अचानक से स्वतः जल उठता है, यह भी स्वतः दहन का उदाहरण है। तीसरा है विस्फोट। एक आकस्मिक दहन जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा हो उसे विस्फोट कहते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो वह क्या है? विस्फोट है। अब हम ज्वाला की चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा करने के लिए मेरा दोस्त हेमंत कुमावत आपका साथ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ज्वाला के बारे में जानते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे सभी पदार्थ ज्वाला पैदा करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करती है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ज्वाला पैदा नहीं करता है। चलिए अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान लेते हैं। सबसे पहला भाग पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का पूर्ण दहन होता है, अतः यह भाग सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा भाग आंशिक दहन वाला मध्य भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का आंशिक दहन होता है, अतः पहले की तुलना में यह भाग थोड़ा कम गर्म होता है। तीसरा भाग सबसे कम गर्म भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है, अतः यह भाग अन्य की तुलना में सबसे कम गर्म होता है। अब हम ईंधन के बारे में जानते हैं। ईंधन ऊष्मा ऊर्जा के स्रोतों को ईंधन कहते हैं। कोयला,
मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि सभी ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए अब हम एक अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वह ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, वह सस्ता होना चाहिए ताकि सभी वर्ग के सभी लोग उस ईंधन को खरीद सकें। तीसरा, वह ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े। और अंतिम, वह ईंधन सुगमता से जले। ऊपर दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि कुछ ईंधन अगर सस्ते हैं तो हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। अतः एक ईंधन इन सभी मापदंडों को पूरा करे ऐसा नामुमकिन है। अतः हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज्यादातर मापदंडों को पूरा करे। ईंधन दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक से नापा जाता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान है 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। कोयले का ऊष्मीय मान है 25,000 से 35,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। वहीं पेट्रोल का ऊष्मीय मान है 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन न जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। ये कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह गैस अत्यंत विषैली गैस होती है। ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्णन का कारण बनती है। बच्चों, आपने अभी इस अध्याय को पढ़ा, दहन और ज्वाला। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और इसके मुख्य बिंदुओं को आपने नोट भी किया होगा। तो चलिए इस अध्याय से संबंधित क्विज में हम सभी भाग लें। क्विज में हमारे प्रश्न होंगे और 4 उसके ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को आप सही से देखेंगे और तत्पश्चात अपने सही आंसर को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहला प्रश्न, दहन प्रक्रिया में कोई पदार्थ मुख्यतः किस गैस से अभिक्रिया करता है? मैं एक बार रिपीट करती हूँ। दहन प्रक्रिया में कोई पदार्थ मुख्यतः किस गैस से अभिक्रिया करता है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑक्सीजन से और डी नाइट्रोजन से। आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखें और सही ऑप्शन को अपनी कॉपी में नोट करें। आशा करती हूं बच्चों आपको सही जवाब पता होगा। मैं आपको बता दूं, सही जवाब है सी ऑक्सीजन से। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन अदाह्य पदार्थ है? क्वेश्चन एक बार फिर, निम्न में से कौन अदाह्य पदार्थ है? ऑप्शंस हैं ए लकड़ी, बी कागज, सी सोडियम और डी स्टील। ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी में सही आंसर को आप नोट कर लें। सही आंसर है डी स्टील। तीसरा प्रश्न, पेट्रोलियम गैस क्या है? पेट्रोलियम गैस क्या है? और इसके 4 ऑप्शंस हैं ए अदाह्य पदार्थ, बी ज्वलनशील पदार्थ, सी पेय पदार्थ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करती हूं कि आपने इस अध्याय को पढ़ा है और सही जवाब आपको अवश्य ही पता होगा।
सही जवाब आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और मैं बताती हूँ सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ज्वलनशील पदार्थ। पेट्रोलियम गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है। प्रश्न संख्या 4, पटाखे का जलना किस प्रकार का दहन है? पटाखे का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शंस हैं ए, विस्फोट, बी, तीव्र दहन, सी, स्वतः दहन और डी, स्वतः एवं विस्फोट दोनों। सही जवाब ए, विस्फोट। प्रश्न संख्या 5, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, ध्यानपूर्वक आप ऑप्शन को देखेंगे। ए, किलोजूल प्रति ग्राम, बी, किलोजूल प्रति किलोग्राम, सी, मीटर प्रति सेकंड और डी, किलोमीटर प्रति सेकंड। आशा करती हूं आपको सही जवाब पता होगा। सही जवाब है किलोजूल प्रति किलोग्राम। आशा करती हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में यह भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।